शराब घोटाला मामले में फंसे मनीष सिसोदिया के सामने एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। फीडबैक यूनिट बनाकर मीडिया हाउसेस, जजेस और बीजेपी नेताओं की जासूसी करवाने के मामले में उनके गिरफ्तार होने की आशंका और बढ़ गई है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस सनसनीखेज मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज करने और जांच करने के आदेश दिए हैं। मतलब कि अब सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज होगा। सीबीआई ने पिछले दिनों दिल्ली सरकार के फीडबैक यूनिट पर जासूसी का आरोप लगाते हुए मनीष सिसोदिया और अन्य अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। केजरीवाल सरकार ने 2015 में फीडबैक यूनिट यानी FBU का गठन किया था। तब इसमें 20 अधिकारियों के साथ काम करना शुरू किया गया था। आरोप है कि FBU ने फरवरी 2016 से सितंबर 2016 तक राजनीतिक विरोधियों की जासूसी की। यूनिट ने न सिर्फ बीजेपी के बल्कि आम आदमी पार्टी से जुड़े नेताओं पर भी नजर रखी। इतना ही नहीं, यूनिट के लिए LG से भी कोई अनुमति नहीं ली गई। आरोप है कि यूनिट ने तय कामों के अलावा राजनीतिक खुफिया जानकारी भी इकट्ठी की। शुरुआती जांच में इसके सबूत भी मिले हैं। FBU ने राजनीतिक खुफिया जानकारी इकट्ठी की। विजिलेंस विभाग सिसोदिया के पास है। ऐसे में सीबीआई ने 12 जनवरी 2023 को इस मामले में खुफिया विभाग को एक रिपोर्ट पेश की और LG से भ्रष्टाचार के मामले में मनीष सिसोदिया और अन्य अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी। उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने इसकी मंजूरी दे दी थी। अब इस मामले में गृह मंत्रालय से सीबीआई को केस दर्ज करने और जांच करने की अनुमति मिल गई है। बीजेपी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने के फैसले का स्वागत किया। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि बीजेपी ने ये मुद्दा कई बार उठाया और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने एक यूनिट बनाई, कैमरा खरीदा गया और तमाम अफसरों को इसके अंदर नियुक्त किया गया था। गैर कानूनी तरीके से इन्होंने कई मीडिया संस्थानों के अफसरों की भी जासूसी करवाई। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कहा कि फीडबैक यूनिट द्वारा तैयार की गई 60% रिपोर्ट्स सतर्कता विभाग से संबंधित मामलों से संबंधित थी, जबकि 40% राजनीतिक खुफिया जानकारी के बारे में थी। एजेंसी ने दावा किया कि FBU दिल्ली सरकार के हित में नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी और सिसोदिया के निजी हितों में काम कर रही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने यह भी दावा किया कि यूनिट की रिपोर्ट के आधार पर किसी लोक सेवक या विभाग के खिलाफ कोई औपचारिक कार्रवाई नहीं की गई है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। शिवसेना का नाम और निशान छीन लेने के बाद एकनाथ शिंदे ने अब चुनावी मुद्दों को छीनना शुरू कर दिया। शिंदे के तर्कस में अब हिंदुत्व के वही सारे मुद्दे हैं जिन्हें MVA की सियासत और CM की कुर्सी के चक्कर में उद्धव ठाकरे ने किनारे लगा रखा था। लेकिन शिवसेना के अध्यक्ष चुने जाने के तुरंत बाद एकनाथ शिंदे उन्हीं मुद्दों को लेकर सामने आ गए। MVA की गठबंधन सरकार के दौरान कांग्रेस सावरकर के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गई और उद्धव ठाकरे चुपचाप देखते रहे। लेकिन एकनाथ शिंदे ने मौका मिलते ही सावरकर को भारत रत्न दिए जाने के मुद्दे को फिर से परवान चढ़ा दिया। मुंबई में शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वैसे तो कई मुद्दों पर चर्चा की गई, लेकिन मुख्य रूप से सावरकर चर्चा में रहे। बैठक में सावरकर को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पेश किया गया। सबसे पहले इसकी मांग शिवसेना के लोकसभा दल के नेता सांसद राहुल शिवाले ने की। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की मांग करके एकनाथ शिंदे ने अपनी चुनावी रणनीति को काफी हद तक साफ कर दिया है। ऐसे में अब समस्या उद्धव ठाकरे गुट और उनके सहयोगियों को होगी। दरअसल महाराष्ट्र के महागठबंधन में कांग्रेस भी है, जिसकी विचारधारा सावरकर को लेकर उद्धव ठाकरे से काफी अलग है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में थी तो राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें 2-3 साल की जेल हुई थी और उन्होंने दया याचिकाएं लिखना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि सावरकर अंग्रेजों से पेंशन लिया करते थे, उनके लिए काम किया करते थे और कांग्रेस के खिलाफ भी काम करते थे। राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर महाराष्ट्र में खूब बवाल हुआ। बीजेपी का इस पर विरोध लाजिमी था, लेकिन कांग्रेस के सहयोगी उद्धव ठाकरे ने भी इस पर राहुल गांधी को दो टूक जवाब दिया था। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वो और उनकी पार्टी सावरकर का बहुत सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि वह स्वतंत्रता सेनानी पर राहुल गांधी की टिप्पणी को स्वीकार नहीं करेंगे। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने यह भी पूछा कि केंद्र सरकार ने अब तक सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया, कि शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई थी और कहा था महाराष्ट्र में आकर सावरकर के बारे में ऐसे बयान देना कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अब उद्धव ठाकरे गुट के कई चुनावी मुद्दों को अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की मांग के साथ साथ चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की भी मांग की जा रही है। बैठक में इसको लेकर भी प्रस्ताव लाया गया और मांग की गई कि रेलवे स्टेशन का नाम पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री चिंतामन राव देशमुख के नाम पर किया जाए।
शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राज्य में सभी परियोजनाओं में 80% रोजगार स्थानीय युवाओं को देने का भी प्रस्ताव लाया गया। वहीं बैठक में मराठी भाषा को कुलीन भाषा का दर्जा देने और यूपीएससी और एमपीएससी के लिए मराठी छात्रों को मजबूत समर्थन देने के प्रस्ताव लाए गए। उद्धव ठाकरे और उनके वकीलों की पूरी कोशिश यही थी कि उद्धव ठाकरे के कब्जे में शिवसेना के जितने ऑफिस और जितना फंड हो सके कर लो, कम से कम उस पर एकनाथ शिंदे गुट को कब्जा करने से तो रोका ही जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ भी करने से इनकार कर दिया और शिवसेना के नाम और निशान पर शिंदे गुट का कब्जा बरकरार रखा। इसके बाद शीर्ष अदालत ने शिंदे गुट को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में जवाब देने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगाई। कोर्ट ने कहा कि अब उद्धव कैंप अभी मिले अस्थायी नाम और चुनाव निशान का इस्तेमाल जारी रख सकता है। शिंदे पक्ष अभी ऐसा कोई व्हिप जारी नहीं करेगा जिसे न मानने से उद्धव समर्थक सांसद और विधायक अयोग्य हो जाएं। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उद्धव गुट के सांसदों और विधायकों को अयोग्यता से बचाया, बाकी उद्धव ठाकरे को किसी तरह की राहत नहीं मिली है। मतलब ये कि शिंदे गुट शिवसेना ऑफिसेज और बैंक खातों को अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई पूर्ववत जारी रख सकता है। मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। इस दौरान शिंदे पक्ष के वकील नीरज किशन कौल ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुनवाई हाई कोर्ट में होनी चाहिए, इन्हें सीधा सुप्रीम कोर्ट में बात रखने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। कौल ने कहा कि इन्होंने पहले भी सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक की मांग की थी, जो नहीं मिली थी। अब फिर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में विवाद के बाकी मामले लंबित हैं, इसलिए इसे भी सुनिए, लेकिन ये कोई आधार नहीं है। वहीं उद्धव ठाकरे की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग कह रहा है कि शिवसेना का 2018 का संविधान रिकॉर्ड पर नहीं है, इसलिए विधायक दल में बहुमत के हिसाब से सुनवाई करेंगे। ये गलत है। अगर ये भी आधार हो तो विधानसभा परिषद और राज्यसभा में हमारे पास बहुमत है, उसकी उपेक्षा की गई है। इसके बाद कौल ने कहा कि 2018 में एक पार्टी संविधान बना दिया गया कि सारे अधिकार अध्यक्ष के पास ही रहेंगे। इस तानाशाही भरे संविधान की भी जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी गई। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ अयोग्यता की कार्रवाई लंबित होना किसी विधायक को सदन के कामकाज से वंचित नहीं करता। चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक न लगाने के बाद अपना काम किया। दोनों पक्षों ने खुद को असली पार्टी बताया। आयोग ने विस्तार से सुनवाई कर फैसला लिया है और इसके बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम याचिका को सुनेंगे, नोटिस जारी कर रहे हैं। उद्धव के वकील सिब्बल ने कहा कि आयोग के फैसले पर रोक लगनी चाहिए, ये एक के बाद एक पार्टी दफ्तर पर कब्जा कर रही हैं। सिंघवी ने कहा कि आज अगर ये लोग कोई व्हिप जारी कर दें तो हमारे समर्थक अयोग्य हो जाएंगे, इसलिए रोक लगनी चाहिए। इस पर सीजेआई ने कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि वह फिलहाल ऐसा नहीं करेंगे। इस पर सिब्बल ने कहा लेकिन कई बातें हैं, पार्टी के बैंक अकाउंट पर इनका कब्जा हो जाएगा। ठाकरे के वकील देवदत्त कामत ने कहा कि हमें शिवसेना उद्धव साहेब, बाला साहेब नाम और अभी चल रहे अस्थायी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करते रहने की इजाजत दी जाए। चीफ जस्टिस ने पूरे मामले पर 2 हफ्ते में नोटिस और जवाब देने के लिए कहा है। फिलहाल उद्धव कैंप अपने मौजूदा नाम और चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करना जारी रख सकता है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव आम आदमी पार्टी भले ही जीत गई, लेकिन इस जीत के नतीजे अरविंद केजरीवाल को बेचैन करने के लिए काफी हैं। वजह ये कि जिस बात का डर अरविंद केजरीवाल को पहले दिन से सता रहा था, नतीजों ने उसे सही साबित कर दिया। एमसीडी चुनाव के करीब 2 महीने बाद मेयर चुनाव के इस चौथे प्रयास में सब कुछ शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इसके पहले भी 3 कोशिशें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के हंगामे की भेंट चढ़ गए थे। और जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो अरविंद केजरीवाल के तोते उड़ गए, क्योंकि आम आदमी पार्टी को संख्या के हिसाब से कम वोट मिले। मतलब ये कि बीजेपी वाकई आम आदमी पार्टी में सेंध लगाने में कामयाब रही। इस चुनाव में कुल 266 सदस्यों ने वोटिंग की। इसमें आम आदमी पार्टी उम्मीदवार शैली ने कुल 150 वोटों के साथ जीत हासिल की। वहीं बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के 134 पार्षदों ने जीत दर्ज की, जबकि एक निर्दलीय पार्षद का भी उसे समर्थन हासिल था। इसके अलावा उसके पास 3 राज्यसभा सांसद और 13 मनोनीत विधायकों का वोट भी हासिल था। इस तरह आम आदमी पार्टी के पास कुल 151 वोट थे, लेकिन उसे कुल 150 वोट ही मिले। इस मेयर चुनाव में बीजेपी को 3 वोट ज्यादा मिले हैं। दरअसल बीजेपी के पास 104 पार्षद, 7 लोकसभा सांसदों और 1 मनोनीत विधायक और 1 निर्दलीय पार्षद के समर्थन को मिलाकर कुल 113 की संख्या थी, जबकि पार्टी की मेयर उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले हैं। कांग्रेस ने इस चुनाव में वोटिंग का बहिष्कार किया था, लेकिन पार्टी के 9 निर्वाचित पार्षदों में से एक शीतल चौधरी ने वोटिंग में हिस्सा लिया। ऐसे में माना जा रहा है कि उनका वोट बीजेपी के ही खाते में गया होगा।
हालांकि इस क्रॉस वोटिंग से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार शैली ओबेरॉय को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और उन्होंने आसानी से मेयर सीट अपने नाम कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।